कहने के लिए हिमाचल प्रदेश के ये सिर्फ 4 उपचुनाव हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस बात को कह रहे हैं कि बदलेगा तो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि सत्ता में ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है। लेकिन इन उपचुनावों का सियासी रंग और मिजाज कुछ इस तरह का बन गया है कि कई चीजें सियासी मानने में बदल भी सकती हैं। और इन सभी पर बात करने के लिए, उपचुनाव के तेवरों के ऊपर बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। और ऐसे नेता हमारे साथ हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री लगातार एक बात कहते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपचुनावों में एक बड़ी बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बदलेगा तो कुछ नहीं, पूरी ताकत के साथ हम प्रदेश के अंदर भी हैं और केंद्र के अंदर भी। आपके तेवरों से भी वो कई बार जल भुन जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आप ऐसी बातें आखिर मुख्यमंत्री के साथ कर क्यों रहे हैं चुनाव? देखिए, अगर कुछ भी बदलाव ना होना होता तब तो देश में, प्रदेश में कभी उपचुनाव भी ना करवाए जाते। अगर ये व्यवस्था बनाई गई है तो इसके कोई मायने होंगे। और जब जब शासक तानाशाह हो जाते हैं, जब वो जनता की आवाज़ को अनसुना करने लगते हैं, उस समय जो है उपचुनाव जो है उनका अपना अहमियत हो जाती है। जब झटका लगेगा, जब पब्लिक अपना तेवर दिखाएगी, तो शासक को जो है नियंत्रित किया जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं सरकार तो नहीं गिरेगी, वो तो लगातार सरकार गिरे या ना गिरे वो व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी इतना भागदौड़ क्यों कर रही हैं? उनको भी समझ आ रहा कुछ ना कुछ तो इसके मायने होंगे। ये जो विधानसभा है जो 2022 में सजनी है, उससे पहले अगर चुनाव हो रहे हैं तो ये आहट मुख्यमंत्री को भी सुनाई दे रही होगी। ये आहट सुनाई दे रही होगी। और हम आपका विधानसभा के बाहर इंटरव्यू भी खास इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं नहीं बदलेगी, लेकिन जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको चुभने लग जाता है। आपको लगता है? नहीं, देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम मुख्यमंत्री जी की आरती उतारने तो आए नहीं हैं, और ना ही हमने कोई ऐसा हल्फनामे पे हस्ताक्षर करके दे दिए हैं कि जो आपने बोला वो सत्य वचन। ऐसा नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमें विपक्ष में जिम्मेवारी सौंपी गई है। जनता की पल्स के मुताबिक जो हमें लगेगा वो जो है आपके समक्ष रखेंगे और बोलेंगे। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं मुख्यमंत्री जी को कह देता हूँ कि हमारी भाषा पे आज दिन तक किसी को ऐतराज नहीं हुआ। आप इकलौते व्यक्ति हैं जिनको ऐतराज हो रहा है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, अपना अंदाज बदलो। भाषा हमारी संयमित और शिष्टाचार भरी है। तेवरों की बात भी जरूर करेंगे मुकेश जी, लेकिन जिस बात को हमने शुरुआत की थी, बदलेगा कुछ नहीं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बदल जाएगा इन उपचुनाव के नतीजे? नहीं, अगर कुछ बदल नहीं रहा है तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है, क्यों इतनी भागदौड़ की जा रही है? जाहिर तौर पे समझ आ रहा है कि जो अब चोट लगेगी उसके नतीजे बड़े दूर तक जाएंगे। मुकेश जी, आप कह रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। आप तो सवाल उठा रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी ने उनको अगर बतौर मुख्यमंत्री पूरा प्रचार का करने का दिया, सबसे बड़ा चेहरा भी तो वही बन रहे हैं। देखिए, हमें प्रचार के दौरान उनके हेलीकॉप्टर पे ऐतराज नहीं हमने जताया है। ये वो ट्विस्ट कर रहे हैं कि पार्टी ने मुझे हेलीकॉप्टर दिया। पार्टी ने नहीं दिया, वो भी उन्होंने खुद ही मैनेज किया होगा। हम जानते हैं मुख्यमंत्री कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो हम तो सरकारी हेलीकॉप्टर की बात हमने की है। हमने तो ये कहा कि जब आप 4 साल जो है हेलीकॉप्टर में उड़े हैं, लगातार आपने ज़मीन देखी नहीं, और उड़ने का शौक अगर आपको इतना है तो उससे क्या हुआ है कि नीचे सड़कों की हालत खराब हो गई, नीचे विकास के प्रोजेक्ट नहीं बने। आप घोषणाएं करते रहे, आप कहीं भी जाते रहे, शिलान्यास पाटिकाएं खींचते रहे, और जमीन पे कुछ बना नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ मंडी संसदीय सीट, जहां पे मुख्यमंत्री एक भावनात्मक अपील फिर से दे रहे हैं कि मैं मंडी का हूं, बेहतर होता आज मुख्यमंत्री ये कह रहे होते कि मैं हिमाचल का हूं, हिमाचल मेरा है। आज मुकेश जी, किसी भी मुख्यमंत्री को ये तो हक है, अगर मुख्यमंत्री को ये दिया, उनकी खुद की जमीन,
उनकी खुद की सियासी जमीन जो है वो तो मजबूत हो रही है, पूरे प्रचार करते मुख्यमंत्री दिखाई। देखो मुख्यमंत्री टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहे हैं, मंडी वालों मुझे बचा लो। और क्या इसकी भावना क्या है, अंततः क्या निकलता है? मैं कहता कि अगर मुख्यमंत्री इस समय विकास की भाषा बोल रहे होते और ये कहते कि मंडी के लिए मैंने कोई चार चीजें गिना दो, आप 4 साल 4 चीजें गिना दो कि ये मैंने हिमाचल प्रदेश में ये खड़ा किया है। ये कोरोना के संकट काल में पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाहें बचा ली, टीकाकरण मोदी सरकार के साथ मिलकर कर दिया, आपको ये उपलब्धि नहीं देखिए, कोरोना पूरे संसार में हुआ, पूरे विश्व ने नियंत्रित किया है, पूरे विश्व में मुफ्त में टीके लगे हैं, हर नागरिक को हर देश ने बचाने की कोशिश की है, हर प्रदेश ने। इसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की है। ये मुकेश जी 100 करोड़ की आबादी को बचा लेना, उनकी 100 करोड़ क्या बाकी देशों की आबादी नहीं है, संसार की पूरी आबादी जो है वो उसको कोरोना से बचाया गया है। और समय समय पे जब भी बीमारियां आई, क्या इससे पहले देश में बहुत बड़े बड़े अभियान नहीं चले? क्या पोलियो का अभियान नहीं चला था? क्या चेचक का अभियान नहीं चला था? सब अभियान चले। इसलिए जो है आप 2 चीजें देखो, मैं आपको ये कहूं कि आप कोरोना से या आप सेना का इस्तेमाल करके या जो है आप जो है ये जो हिंदू धर्म की बातें करके, इसकी बजाय आ जाए यहाँ पे विकास की बात करें। हमारी राजनीति विकास की, मैं स्पष्ट तौर पे आपको कहता हूँ। तो कहते हैं आप करना नहीं चाह रहे, मुद्दे तो बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी राजनीति विकास की राजनीति है, कल्याण की राजनीति है, गरीब की सेवा की राजनीति है। हम जब भी बात करेंगे हम विकास की करेंगे। हमारी अगर पहचान है प्रदेश में विकास के लिए है। हमारे नेता वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने विकास की लंबी दास्तां लिखी। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि ठीक है, आप गिना दो ना 4 मसले गिना दो जो आपने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए किए हों, हम गिना देते हैं। हमने अगर वहाँ पे IIT बनी और पूरा शहर बस गया तो मंडी में हमने बनाई, हमारी सरकार ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। हमने मंडी के नेहरू चौक में मेडिकल कॉलेज बनाया तो हमने बनाया, अब आपके सामने है। मंडी के लिए हवाई अड्डा वो ले जाना चाहते हैं, रोहतांग पे आप जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं तो ले जाओ ना, किसने कहा बना दो? अब आप 4था साल हो गया, 4थे साल में अभी आप कह रहे हैं कि मैं वो ले जाना चाहते। कहां से ले जाना है उन्होंने? वो मुख्यमंत्री हैं, सारा कोष उनके पास है, केंद्र में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी बड़े प्रोजेक्ट को सपनों का धरातल पर उतरने का वक्त तो लगेगा। शिवधाम प्रोजेक्ट की वो बात। मैं आपको एक बात बता दूं, हर व्यक्ति को 5 साल का समय मिलता है, 5 साल का ही मिलता है ना। कोई भी मुख्य MLA बनाया जाता है उसको 5 साल का मिलता है, मंत्री को 5 साल का मिलता है, मुख्यमंत्री को भी 5 साल का मिलता है। उनको 5 साल मिले, 4 साल निकल गए, वो अपने सपनों के महल को जो है जमीन पे तो उतार नहीं पा रहे। कब उतारेंगे? अगले तो 4-6 महीने रह गए, अब आगे कहाँ उतर पाएगा? ये उनके बस से बाहर बात हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने अगर कुछ बातें सोची थी, अपने दिमाग में सोची होंगी, लेकिन वो आप जमीन पे नहीं लेके आए। तो भाग दौड़ अगर वो कर रहे हैं तो मतलब कांग्रेस क्यों तकलीफ महसूस करती है? देखिए मुख्यमंत्री हैं, बड़ा चेहरा हैं, स्थापित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम तो पूरे हिमाचल के अंदर एक बड़े नेता के। अरे भाई 4 साल मुख्यमंत्री रह लिए, अभी भी आप कह रहे हैं स्थापित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हमेशा से स्थापित ही माने जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो वहाँ पे आपने मंडी के 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर उनके लिए आपने कोई विकास की दास्तान लिखी होती तो आज आप ये ना कहते होते कि मुझे बचा लो। इमोशनल कार्ड ना नहीं, हाँ बिल्कुल, विकास की बात जब भी चुनाव आएंगे आप अगर यही कहेंगे कार्ड के आधार पे, भावनात्मक कार्ड, क्षेत्र, मुख्यमंत्री का काम है क्षेत्रवाद फैलाना। अगर मुख्यमंत्री मंडी की बात करते हैं तो फिर आप बताएं कि पूरा हिमाचल किसका है, कांगड़ा किसका है, और उसके बाद शिमला किसका है, और उसके बाद जो 3 अलग जगह विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं वो किसके हैं? वो तो कहते हैं भाजपा का है, सब कुछ भाजपा का है, अभी भी भाजपा का है, अभी भी उनका सिर्फ एक लिमिटेड क्षेत्र है। देखिए मुख्यमंत्री ऐसा बयान देके फंस गए हैं। मुख्यमंत्री को हमेशा हिमाचल की बात करनी चाहिए, हिमाचलियत की बात करनी चाहिए। हमें देखो, डॉक्टर परमार ने हिमाचल बनाया,
और उन्होंने बहुत तप तपस्या त्याग से काम करके हिमाचल बनाया। वीरभद्र सिंह जी ने उसमें रंग भरे और उसके बाद कई मुख्यमंत्री आए, रामलाल जी आए, शांता कुमार जी आए, धूमल जी आए, जितने भी आए, कभी किसी ने ये नहीं कहा मैं फलां इलाके का हूँ। ही इज द फर्स्ट पर्सन जो ये कह रहे हैं इलाके के बात पे क्षेत्रवाद फैला के जो है अगर आप वोट चाहते हैं तो ये तो एक नई धारणा हो गई। मतलब काम आप उनके नहीं मानेंगे। एक बिल्कुल छोटा सा सवाल, आप ही बना दें, आप ही 4 साल से कवर कर रहे हैं, आप मुझे बता दें। तो जनता बनाएगी। नहीं आप बता दें। अब देखो रोहतांग टनल की बात वो करते हैं, रोहतांग टनल किसने बनाई? मनमोहन सिंह जी ने उसका पैसा सैंक्शन किया, पहली सैंक्शन 1440 ना तो अटल जी लेकर नहीं, अटल जी नहीं लेके आए, इंदिरा जी लेके आए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शुरुआत की बात करेंगे, इतने वर्षों तक बनाया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है हम इंदिरा जी का भी सम्मान करते हैं, हम अटल जी का भी सम्मान करते हैं, हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि अगर इंदिरा जी ट्राइबल इलाके के दौरे ना करती होती तो इस सुरंग का जो है ख्वाब भी ना देखा जाता। लेकिन हम तो मानते हैं कारगिल युद्ध ना हुआ होता, सेना के लिए जरूरत ना पड़ी होती, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ना होता तो नहीं, कारगिल युद्ध की बात नहीं है, ये जो है मनमोहन सिंह जी ने जो है एक सोच के आधार पे जो जब इंदिरा जी जाती थी तो वहां के लोग बताते थे कि हम 6 महीने बर्फ में रहते हैं, रास्ते नहीं खुले होते हैं, तब से ये सोच हुई। और अगर 1450 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी ने सैंक्शन किया तो इस बात को मानने में क्या है? अगर डिफेंस का अप्रूवल अगर अटल जी के पीरियड में ना हुआ होता, काम जमीन के ऊपर नहीं हुआ होता तो मनमोहन सिंह भी क्या करते? ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट को बनने को टाइम लगता है, लेकिन 1450 करोड़ रुपए की एक मुश्त अप्रूवल दी, एक मुश्त वक्त लगा, यानी शिवधाम के लिए भी लगेगा, हवाई अड्डा बनने में। अरे भाई ये तो देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ कण कण में शिव विराजमान है, यहाँ देवियां विराजमान है। अगर इनको कोई जाता है श्रेय तो इन्होंने जो इस प्रदेश के मंदिर 1.5 साल बंद रखे, इन्होंने इस प्रदेश के मंदिरों के कबाड़ बंद कर दिए, इन्होंने उसके अंदर पूजा बंद कर दी, इन्होंने उसके अंदर हवन बंद कर दिए। है कोई कभी देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ? आज दिन तक संसार के इतिहास में हुआ कि कभी मंदिर बंद कर दिए हों? आप चलो ठीक है कि आपने जनता के दर्शन के लिए बंद करने हैं, कम से कम आप अंदर विधि विधान से पूजा तो करने देते, आप अंदर जो है हवन तो करने देते, इनसे शुद्धि होती है। इसमें 36 तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन कोरोना का खतरा ज्यादा बड़ा आपको उस पर नहीं दिखाई? बिल्कुल, उसमें क्या है, मंदिरों के अंदर अगर पूजा अर्चना हो रही है तो मुझे नहीं लगता किसी भी शासक को दिक्कत होनी चाहिए। एक नया सवाल, अब मंदिरों में आपने नजराना बंद कर दिया, अब आप बताओ देवी देवताओं का नजराना बंद कर दिया, आप कुछ और कहीं से खर्चा घटा देते, आप देवी देवताओं का पैसा मार लोगे, आप उनका पैसा बंद कर दोगे। बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, सवाल आपके पास कहीं है, लेकिन मेरे को एक बात बता दीजिए, ये 4 उपचुनाव मुख्यमंत्री कहते हैं बदलेगा नहीं, आपको लगता है रेफरेंडम, कम से कम कांग्रेस नतीजों के बाद इस बात पे स्टैंड रखेगी कि ये रेफरेंडम होगा? देखिए, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मुख्यमंत्री, कल मैं जुबलकोट का ही में था, वो भी थे, मुझे इस बात का अफसोस है किसी मुख्यमंत्री को अपने कैंडिडेट की जमानत बचाने के लिए दौरा करना पड़ रहा है। वहां पे वो इसलिए नहीं गए हैं कि वो उन्होंने कोई जीत का इतिहास दर्ज करना है, लेकिन उनको तीसरे स्थल पे भी जमानत बच जाए उसके लिए वो वहां दौरा कर रहे थे और बाहर से भीड़ लाए हुए थे, बाहर से लाके भीड़ लाके जो है आप क्या वहां की जमानत बचा पाएंगे? मुकेश जी ये बात बिल्कुल आपके तमाम दावे और ये हो सकते हैं, लेकिन रेफरेंडम, जो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, चुनाव है, मतदान होना है, नतीजे आएंगे, कांग्रेस क्या रेफरेंडम मानेगी ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो यहाँ पे ये हमारे से बात कर रहे हैं, 2022 में अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, यहाँ अंदर मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, यहाँ मंत्री कांग्रेस के होंगे और उसकी बुनियाद जो है शुरू हो गई है। आज जो मुद्दे हैं जिनसे भाजपा भाग रही है, हम इसीलिए कह रहे हैं विकास की बात करो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं विकास की बात नहीं, रेफरेंडम की बात बोलने से नहीं, रेफरेंडम की क्या बात है, ये आपके पास जो है शुरुआत है, किसी भी आगे जब शुरुआत हो रही है उसके लिए एक शुरुआत हो रहा है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना, क्या बोला उन्होंने कहा कि महंगाई तो हमेशा से रही है। मुकेश जी इस पर भी आएंगे, एक छोटी सी बात, सिर्फ रेफरेंडम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 4 सीटों में से कितनी जीतने की उम्मीद है? नहीं, यहाँ 4-0 होगा आपके सामने, ये 4-0 होगा, लेकिन अगर नतीजे कुछ उलट आते हैं तो रेफरेंडम आप मानेंगे? नहीं, मैं रेफरेंडम की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप कह रहे हैं कि जी चंद सीटों पे फैसला हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है
कि सत्ता में बैठे हुए किसी सरकार को 2 सीटों पे जो है तीसरे स्थान की लड़ाई लड़नी पड़ रही हो, या जो है जमानत बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही हो, या जो है धन शक्ति से, बल शक्ति से, सरकार की शक्ति से, इन शक्तियों से जो है आप चुनाव खींचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता देता हूं कि ये एक बुनियाद है 2022 की। 2022 के लिए सरकार को भी ये समझ आ गया है, लक्षण होते हैं ना किसी भी बीमारी के, उसको अब सरकार को भी ये समझ आ गया है कि 2022 हमारा नहीं है। आप इशारों में बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ नहीं बदलने वाला, ताकत के साथ हम यहाँ पर हैं, आप सवाल उस पर भी पैदा कर देते हैं। रेफरेंडम की बात करते हैं तो आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आखिर आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के नतीजे अगर कुछ भी आते हैं तो मुख्यमंत्री पर क्या असर डाल? नहीं, मुख्यमंत्री पे असर ये डाल रहा है कि 2022 में वो यहाँ नहीं होंगे, वो यहाँ पे नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा असर होगा। इसी को तो वो भुना रहे हैं, इसी को तो वो बना रहे हैं बार बार कि मुझे बचा लो है। अदरवाइज जो है वो आज विकास की बात कर रहे हो, तो महंगाई की बात मैं आपसे कर रहा था, वो बार बार कह रहे हैं महंगाई तो हमेशा से थी। आपने सुना होगा नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, यही नारा था ना। फिर आज जो है जयराम जी बताएं कि उनके शासन में 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर कैसे बिक रहा है, तो कैसे, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं चुनाव के नतीजे जो हैं मुकेश जी मुख्यमंत्री को यहाँ पर नहीं रहने देंगे 2022 में भी, और ये नतीजे उनके लिए भी कुछ सियासी मायने रख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। ये उपचुनाव हैं, कहने के लिए रेफरेंडम के ऊपर बचने की कोशिश मुकेश अग्निहोत्री भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं उपचुनावों में एक बड़ी चीज नजर आ रही है। कांग्रेस और भाजपा अपने बड़े चेहरों को चुनाव में उतारने से भले ही बचते रहे हों, लेकिन 2 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने कई तरह के सवाल यहां पर प्रचार के अंदर करते दिखाई देने के साथ खड़े कर दिए हैं। और ये 2 चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के, और दूसरा केंद्रीय मंत्री रह चुके आनंद शर्मा के। कांग्रेस और भाजपा के इन 2 बड़े चेहरों के ऊपर हम नेता प्रतिपक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, ये प्रचार, स्टार कैंपेनर्स, बड़े सवाल उठे। कांग्रेस तो ऐसे स्टार कैंपेनर्स ले आए जो मतलब इस उपचुनाव के अंदर ही देश विरोधी बातें करते हैं, या सिद्धू के ऊपर सवाल उठाने का काम ये कर रहे हैं। आपको लगता है स्टार कैंपेनर्स का ये जो प्रचार के ऊपर बात की जा रही है इन उपचुनावों में, वो सही नहीं? इसमें स्पेसिफिकली आप बात करें, जहाँ तक हमारे नेता आनंद शर्मा जी की बात है, वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, बाहर से तो आए नहीं है। वो हिमाचल के पल्स को जानते हैं, हिमाचल के बारे में बात रख रहे हैं। लेकिन जब भाजपा ये तय कर लेती है कि हम अपने ही हिमाचल के नेताओं, मुख्यमंत्री हैं, अनुराग ठाकुर हैं, शांता कुमार, कोई ऐतराज नहीं है, भाजपा के सारे नेता हैं, अनुराग ठाकुर भी हिमाचल से सांसद हैं। भाजपा तो ऐतराज जता रही है, सिद्धू जैसे नेता बुला लेते हैं। सिद्धू जी कहाँ हैं? सिद्धू जी आए नहीं कैंपेनर में, तो नहीं लिस्ट में तो देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है उसके लिए एक जो स्टार कैंपेनर्स होती है उसकी सूची चुनाव आयोग को देनी पड़ती है, किस वक्त किसको बुलाना पड़े, इसलिए वो तो एक सेट सूची है, उसके मुताबिक उसमें नाम रहते हैं। लेकिन ये बाई इलेक्शन है, हम प्रचार कर रहे हैं। इसी वजह से सिद्धू नहीं आए हैं क्योंकि फतेहपुर में आपको लगा देश विरोधी, देश विरोधी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिद्धू जी हैं वहाँ पंजाब में अब चुनाव का समय आ गया है, वो अपने काम वहाँ कर रहे होंगे। और हमने अभी तक इनविटेशन जो है वो अगर किसी को दिया होता तो हम आपको बता देते कि हम किसको बुला रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रपोजल्स हमेशा रहती हैं कि किस समय किसको इस्तेमाल करना पड़े, किसको बुलाना पड़े। देशद्रोही तक के आपके स्टार कैंपेनर के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि कैसे चेहरे को कांग्रेस अपने साथ लेकर आ गई है, जो पाकिस्तान के समर्थकों के चेहरों के लेकर नारे लगाने का काम दिल्ली की विश्वविद्यालय और उनके ऊपर करते रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सवाल जो है कांग्रेस के लिए घातक? मैंने आपको कहा कि भाजपा का काम ही जो है वो ऐसे मुद्दे तलाशना है जिनका प्रसंग जो है चुनाव से ना हो। अब चुनाव से प्रसंग तो ये है कि आपने विकास क्या किया, आपने कल्याण क्या किया, आपने गरीब की सेवा क्या की, आपका एजेंडा क्या है, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का एजेंडा क्या है। जब कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, काम का एजेंडा है, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें ये बता दें कि आपने जो विकास की एक बड़ी, जैसे इस इलाके में नाथपा झाकड़ी परियोजना बनी, तो कहा जाता है कि हाँ काम हुआ है। जो बड़े काम होते हैं उसकी चर्चा करें। मुख्यमंत्री जी उसको नहीं गिनाना चाह रहे हैं। कभी करेंगे किसी स्टार प्रचारक की बात करेंगे, कभी सेना की बात करेंगे।
हम सेना के शौर्य पे हमें हमेशा से भरोसा रहा, उससे सेना के शौर्य, उसका पराक्रम, कोई वो सेना सिर्फ उनकी नहीं है। कांग्रेस को भी इस बात का फख्र है कि उनके समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया गया और नया बांग्लादेश बना दिया गया। तो इसलिए हम इसमें नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं हिमाचल में। हिमाचल के लिए आपकी सरकार ने क्या किया 4 साल में, 4 साल में आपकी उपलब्धियां क्या हैं? वो उपलब्धियां हैं कि आप जब जाएंगे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। आपकी उपलब्धियां ये हैं कि आपने 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया था, आपने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया। आपने कहा था 4 लेन के लिए जो है मुकेश जी, आप डिफेंड करने के लिए मेरे पास भाजपा के लोग नहीं हैं। हम तो आप बताएं, वो तो लगातार बात कहते हैं कोरोना का हमने कर दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं कटने दी, मैनेज बड़े तरीके से किया, टीकाकरण। अरे भाई, कर्मचारियों की तनख्वाह कटनी नहीं थी। कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे कट जानी थी? 51,000 करोड़ का हमारा बजट है, सारी टैक्स कलेक्शन है। पर चीफ मिनिस्टर ये बताएं कि जो हमारे दूसरे राज्यों के साथ क्लेम्स का इशू है, कभी उन्होंने उठाया? प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ाने का इशू उन्होंने 4 साल में एक भी बार चर्चा की? जो इशू रेलेवेंट है, टाटा जैसी कंपनी हिमाचल से भाग गई, आपने नए क्या लाने थे जो हम लेके आए थे? उसको ग्राउंड ब्रेकिंग आप मानने के लिए तैयार नहीं? ग्राउंड ब्रेकिंग, अरे भाई ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है? ये सरकार ब्रेकिंग है, गवर्नमेंट ब्रेकिंग होगी इस पे। आप देख ऐसे कह देते हैं 1 लाख करोड़ का हो गया, 2 लाख करोड़ का हो गया। सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, टाटा जैसी कंपनी हिमाचल से भाग गई। इससे अफसोसजनक क्या हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी जो हिमाचल प्रदेश में थी, अपना काम स्थापित कर रही थी, वो भी हिमाचल में नहीं रही। ड्रग पार्क आप ही के ऊना में लाने की बात लाइए ना वो आएगा। जब आएगा, ये तो आपका मन बोल रहा है, मेरा मन नहीं कह रहा। सरकार दावा कर रही है, सरकार का नहीं है। आप ड्रग पार्क की आप बात करते हैं, कोशिश तो सरकार। अरे भाई, ड्रग पार्क की इनिशिएशन मुकेश अग्निहोत्री ने एज इंडस्ट्री मिनिस्टर की, और जब बद्दी में हमने वहां टूल रूम बनाया, उस समय हमने इसकी बात की। आज कितना डिले हो गया इसमें? अगर करते वो समय पे कोई प्रोजेक्ट लाते, आज दिन तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ये सरकार नहीं लेके आई। इसको मान लेना चाहिए, जो नाकामियां हैं उसको माने आप। लेकिन लगातार जो है ना आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ कर पाए हैं, ना आप प्रदेश की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ कर पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह दे दी। हर तनख्वाह देगी, कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे रोक लेंगे आप? और पर लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे थे, जो आपने कहा था कि हम जो हैं जब आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की, लेकिन ठीक है, आपने कहा था हम बहाल करेंगे, करें बहाल ना। बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप दावा करेंगे कि सरकार आपकी आएगी तो ओल्ड पेंशन वाले? ये कांग्रेस ही करेगी। ये इन तिलों में तेल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। आपने पंजाब पे कमीशन की जो है सिफारिशें लागू नहीं की अभी तक। आपने 35,000 जो है हमारे जो लोग हो गए जो कि आउटसोर्स पे चल रहे हैं, उनके बारे में आज दिन तक आप नीति लेके नहीं आ पाए। बंद भी तो ओल्ड पेंशन वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में यहाँ वीरभद्र सरकार। अरे वीरभद्र सिंह जी ने नहीं की, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र स्तर पे फरमान जारी किया। माना तो हिमाचल, मुकेश जी, माना तो हिमाचल मुख्यमंत्री वीरभद्र देश में लागू कर दी, देश की सरकार ने लागू कर दी। हम कोई संघीय ढांचे में रहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जो है उसमें शुरुआत हुई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा वार किया था देश के कर्मचारियों पे। हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए इसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप कर्मचारियों को पेंशन देंगे, आपने नहीं दी। आप पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, आप आउटसोर्स के लिए कोई नीति नहीं लेके आ रहे हैं। आप जो है करुणामूलक आधार पे लोगों को जो 100 दिन से अनशन पे बैठे हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज ये आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कहा था, हम 8 से 3 साल किया था कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा था 3 से 2 करेंगे, आप 1 साल तक नहीं कम कर पाए अभी तक। एक तरफ कोरोना काल, उसके बाद उपचुनाव, सरकार कह रही है मजबूरी। ऐसा है, हर सरकार की मजबूरियां होती हैं। ऐसे रो के सरकार नहीं चलती कि अब कोरोना आ गया, अब फलां आ गया, अब बीमारी आ गई, ऐसे नहीं होता। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं। लेकिन ये एक स्पष्ट बात है कि इस सरकार ने विकास के एजेंडे को बैक बर्नर पे रखा और विकास नहीं हुआ प्रदेश का। और मुख्यमंत्री जी को ये मान लेना चाहिए कि आज वो मंडी के दंगल में जो है ये गिना नहीं पाए कि उनके पास उपलब्धियां क्या हैं। अच्छा मुकेश जी, एक जिस बात से हमने शुरुआत की थी, आनंद शर्मा हिमाचल के इन चुनावों में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया है, कांग्रेस का एक ताकतवर खेमा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये संबंध आपके साथ रखता है, इसलिए मैं सवाल भी आपके साथ कर रहा हूँ।
आनंद शर्मा क्या ताकत बनते दिखाई देंगे? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की स्थिति कहें, आला कमान तो आपका खुश नहीं है, G23 के नेताओं से खुश नहीं है, प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, ताकत बनेंगे, आपको लगता है कितना फायदा उनके? नहीं देखिए, जहाँ तक आनंद शर्मा जी का सवाल है, वो हिमाचल से राज्यसभा सांसद और हमारे जो है राज्यसभा में नेता उपनेता हैं और हमारा उनके प्रति सम्मान है। वो हिमाचल से हैं, वो हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद की बातें जो हाईकमांड से जुड़ी हुई हैं, जो ऊपर की जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। वो हिमाचल में प्रचार के लिए अगर आए हैं तो उनका स्वागत है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं G23 में आला कमान। ऐसा है, लोगों का काम है कहना। लोग जो कहते हैं कहते रहे। हमें ये मालूम है कि आनंद शर्मा हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। एक दूसरी बात जो हमारे चेहरे की बात कर रहे हैं, भले ही आपकी पार्टी से संबंध नहीं रखता, केंद्रीय मंत्री, हमको ये दो चेहरे बिल्कुल इस प्रचार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, धूमल परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते अगर कहे जाएं तो गोविंद अर्की में जो है उनके पूर्व विधायक वहां पर रहे हैं। चेतन बरागटा को तो लाने वाले अनुराग ठाकुर थे, लेकिन अनुराग ठाकुर खुद कह रहे हैं अगर पार्टी मेरे को भेजेगी। आपको लगता है कोई मजबूरी पार्टी की ऐसी होगी? नहीं देखिए, भाजपा को किसे चुनाव में उतारना है, वो नड्डा जी को उतारे, वो अनुराग जी को उतारे, वो जयराम जी को उतारे, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमें कुछ नहीं लेना कौन किसका करीबी है। हमें ये पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 4 उम्मीदवार उतारे हैं वो जो है वो पूरी तरह जो है मेरिट के आधार पे उतारे हैं और हमारे चारों उम्मीदवार जो है चुनावी दंगल में सशक्त तौर पे जो है भाजपा के लिए चुनौती बने हुए हैं। 4-0 आप फिर भी कह रहे हैं? नहीं, फिर भी मजबूरी है? नहीं, ऐसा है कि हमारे उम्मीदवारों ने आज भाजपा को चने तो चबा दिए ना। सरकार का जोर लगाने पे आ गए। सरकार का धन शक्ति का, बल शक्ति का, सरकारी मशीनरी का, हर तरह से जोर लगाने पे लगे हुए हैं। लेकिन हमारे उम्मीदवार जो है चुनावी दंगल में पूरी ताकत से डटे हुए हैं और मैं आपको बता दूं इस चुनाव के नतीजे बड़े आश्चर्यजनक होंगे। बहुत आश्चर्यजनक होंगे और जो है कांग्रेस जो है जीत का चौका मारने जा रही है। और यही दिक्कत है जब मुख्यमंत्री जी हमारे भाषा पे आपत्ति जताते हैं, जहां हमारे शिष्टाचार पे ऐतराज जताते हैं। हम भी 20 साल से इसी असेंबली में हैं। लेकिन आप ऐसी बात करते क्यों हैं? वो लगातार आपके ऊपर एक ही बात कहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं भी 20 साल से इसी असेंबली में बैठ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया आदमी आया हूं। और मैं भी हिमाचल का एमएलए हूं और इसी जो विशाल हिमाचल है उसका मैं विधायक हूं। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अगर काम कर रहा हूं तो अगर उनको वो पहले कहते कि नेता प्रतिपक्ष आज हट जाएगा, तीखी बातें तो आप कह देते हैं, तलख बातें तो आप कह देते हैं, कहते हैं कि बदल जाएंगे। अगर नहीं, आप बताएं कि मुख्यमंत्री कहते 4 साल से लगे हो, नेता प्रतिपक्ष बदला जाएगा, कांग्रेस में ये चल रहा है, कांग्रेस में वो चल रहा है। भाई भाजपा में जो चल रहा है उसकी अपनी खबर रखो, कांग्रेस में क्या चल रहा है। और दूसरा जो है कि हम जाएंगे चुनावी दंगल, मुकेश के चुनावी दंगल में जाएंगे। अरे मुदई लाख बुरा चाहे क्या होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हमें अपनी पब्लिक पे भरोसा है, हमें ऊपर वाले पे भरोसा है। मुकेश जी, वक्त की कमी है, सिर्फ एक लास्ट सवाल। 4-0 आप कह रहे हैं, लेकिन रेफरेंडम अगर नतीजे 4-0 नहीं रहते, आप मानेंगे कि ये कांग्रेस के खिलाफ? अरे कांग्रेस के खिलाफ कैसे होगा? रेफरेंडम तो सरकार के खिलाफ आएगा। कितनी सीटों पर आप इसको सरकार के खिलाफ? अरे ये सरकार जो है, सरकार बदलने की कवायद शुरू हो रही है इस चुनाव में। और सरकार और जो मुख्यमंत्री जो लगातार ये नाराजगी, गुस्सा, ये जो बातें उनका नजर आ रही है आपको, वो जो कहते थे कि मैं तो शिष्टाचार में हूं, मैं तो शालीन हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। आप देख रहे हैं ना चुनाव में कैसे महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी किसी को मजबूर बता रहे हैं, कभी किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री? मुकेश जी, रेफरेंडम, सिर्फ एक सवाल, रेफरेंडम कितनी सीटों के ऊपर? नहीं, खिलाफ क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ 4-0 होने जा रहा है। आप सीटों की बात 4-0 जो है भारतीय जनता पार्टी को समझ आने लग पड़ा है कि अगर सत्ता में बैठे, अभी जब पूरी ताकत में बैठे हुए हैं और लोगों पे दबाव डाल रहे हैं, अगर अब ये हाल हो रहा है तो जो है जनरल इलेक्शन में क्या होगा, ये घबराहट मुख्यमंत्री को सता रही है। चुनावों में आपने वक्त निकाला मुकेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। खबरें अभी तक आपके चुनाव की पूरी गतिविधियों के लिए आपके शुभकामनाएं आपको देता है और उम्मीद जिस तरह से आप जाहिर कर रहे हैं वो भी आपसे करता है। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री।
रेफरेंडम क्या होगा, किसके खिलाफ होगा, ये कहने से तो जरूर बचते आए, लेकिन सभी तीखे सवालों का जवाब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दिया है। चुनावी नतीजे तय करेंगे हिमाचल प्रदेश में, इसी विधानसभा जिसके बाहर हम अब ये बात कर रहे हैं। आखिर क्या बदलेगा? सियासत बदलेगी, चेहरे बदलेंगे, या कांग्रेस जो सत्ता वापसी की अपनी उम्मीद 2022 की कर रही है उसके लिए मुश्किलें पैदा होगी? जनमत और जनता का फैसला ये जरूर तय कर देगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक।